कहानी के शुरुआत में हम इस समुद्र को देखते हैं और समुद्र में आगे जो जहाज है उस पर सोने के बिस्किट्स और खजाने हैं जो इस समुद्र से दूसरे देश जा रहे थे। लेकिन इस जहाज पर ये तीनों लुटेरे नजर टिकाकर उसे लूटने के लिए बैठे हुए थे। हालांकि सोने से लदे हुए इस जहाज को कैप्टन बॉर्डन और ये लोग इस समुद्र से लेकर जा रहे थे, लेकिन घात लगाए हुए बैठे ये तीनों लुटेरे चुपके से इस जहाज पर उतर जाते हैं और एक एक करके जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बंदूक से फिनिश कर देते हैं। लेकिन कैप्टन बॉर्डन इस बॉक्स को खोलता है और उसमें मौजूद सोने के बिस्किट को निकाल लेता है और ये नीचे मौजूद सभी लोगों को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। तीनों लुटेरे इस गेट को खोलकर जहाज के निचले वाले हिस्से में घुस जाते हैं जहाँ सोने का बिस्किट मौजूद था और ये लोग मिलकर कैप्टन बॉर्डन पर अटैक करने वाले थे, लेकिन कैप्टन एक एक करके सभी को बंदूक से फिनिश कर देता है। हालांकि यहाँ पर सभी लोग सोने के बिस्किट का रक्षा करने के लिए लुटेरे से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ऊपर से तीन लुटेरे अपने फेस पर मास्क लगाकर आते हैं और कैप्टन बॉर्डन को बंदी बना लेते हैं। यह है कैप्टन कॉर्नर और जितने लुटेरे इस कैप्टन को बंदी बनाए थे उन सभी का मालिक ये था। हालांकि ये यहाँ पर आकर कैप्टन बॉर्डन से बोलता है कि तुझ जैसे मामूली से मछुआरे के जहाज पर ये सोने का टुकड़ा कहाँ से आया जिस पर मेरे नाम के मोहर लगे हुए हैं, ये तुझे किसने दिया और तू इसके लिए कितने लोगों का जान कुर्बान करना चाहोगी। इस बंदे का नाम है मास्टर ली, जो कैप्टन कॉर्नर से बोलता है कि ये जहाज जहाँ से रवाना हुआ है वो कैमन ब्रेक का एक टापू है। हालांकि इस दौरान कैप्टन कॉर्नर सभी साथियों को बोलता है कि कैप्टन बॉर्डन को अपने साथ ले चलो और बाकी इसके साथ जितने लोग हैं उन्हें यहीं पर फिनिश कर दो। ये है कैमन ब्रेक टापू जहाँ पर बड़े बड़े जहाज मौजूद थे और इसके अगल बगल में ही गाँव बसे हुए थे। हालांकि ये बंदा यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बोलता है कि इनके जितने भी साथी समुद्र में गए हैं उनके लौटने के लिए दुआ करे। यह है कैप्टन बॉर्डन की वाइफ एरसेल, जो यहाँ पर दूरबीन लेकर आती है और समुद्र की ओर देखती है कि इनका पति अभी तक क्यों नहीं लौटा। हालांकि ये सब देखने के बाद ये अपने घर पर काफी ज्यादा उदास होकर लौटती हुई आती है। घर में आने के बाद ये देखती है कि इसका बेटा आइजैक अपने डैड के याद में काफी उदास बैठा हुआ था। इसीलिए एरसेल इसे समझाती है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पापा देर से ही लौटते हैं, वैसे हमारी शादी में भी वो देर से ही आए थे। ये है एलिजाबेथ, जो एरसेल के हस्बैंड की सिस्टर थी। एरसेल की गैर मौजूदगी में एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड को रूम में बुलाकर उससे बात कर रही थी। हालांकि इस दौरान एलिजाबेथ ये भूल जाती है कि इसकी भाभी इसे खाना बनाने को बोली थी। रात काफी अंधेरा था और समय भी 1 से 2 बज रहे थे। इस दौरान एरसेल देखती है कि उसका बेटा आइजैक अभी तक नहीं सोया है। इसीलिए एरसेल बोलती है कि बेटा इतना रात हो गया है और तुम अभी तक क्यों नहीं सोए हो, जिससे आइजैक अपने माँ से बोलता है कि डैड ने वादा किया था कि मेरे जन्मदिन पर वो जल्दी लौट आएंगे। लेकिन एरसेल बेड पर बैठकर इसे समझाती है कि बेटा समंदर के सफर में देर हो जाती है और तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारे पापा अब लौट आएंगे। लेकिन इसी दौरान एरसेल इसे बताती है कि तुम्हारे पापा समुद्र में जाने से पहले तुम्हारे जन्मदिन के लिए एक प्यारा सा तोहफा दे कर गए हैं, जो है ये सुनहरा चाकू। हालांकि आइजैक अपने पापा के दिए हुए इस चाकू को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तोहफा मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट तोहफा है। और आइजैक इस चाकू को निकाल कर इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन एरसेल इसे बोलती है कि बेटा ये खिलौना नहीं है, इसे रख दो क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और तुम जल्दी से अब सो जाओ। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो एरसेल को घर के बाहर किसी के आने का आहट मिलता है, इसीलिए ये जल्दी से उठकर अपने बेटे को जागने के लिए बोलती है। हालांकि आइजैक एक पैर से लाचार था, इसीलिए एरसेल इसे इसका सपोर्टर बेल्ट देकर इसे अपने गोद में उठाकर इस हिडन अंडरग्राउंड में जाने को बोलती है और एरसेल तुरंत गन निकाल कर अलर्ट हो जाती है और ये बोलती है कि हमें परेशान मत करो, हमें शांति से रहने दो। लेकिन अचानक ऊपर से ये बंदा छलांग मार के घर में घुसता है, जिसे एरसेल गन से फिनिश कर देती है। लेकिन पीछे से एक और बंदा एरसेल को एक पंच मार कर नीचे गिरा देता है। हालांकि ये तीनों लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये तीनों समुद्री लुटेरे थे जो एरसेल के घर में समुद्री खजाना को लूटने के लिए आए थे।
क्योंकि एरसेल का हस्बैंड एक समुद्री जाबाज कप्तान था जो समुद्र का बेताज बादशाह था। ये तीनों मिलकर एरसेल को काफी ज्यादा चोट पहुंचाते हैं और इस दौरान इन लोगों के बीच फाइट भी होती है। इस दौरान ये लुटेरे से बचकर भागने का कोशिश भी करती है, लेकिन ये लुटेरे एरसेल को भागने का मौका नहीं देते हैं और इसे पकड़ के फिनिश करने वाले थे, लेकिन फिर से ये एरसेल को छोड़ देते हैं और इसे यहाँ पर लाकर डायरेक्ट पूछते हैं कि खजाना कहाँ है, जिससे एरसेल इस लुटेरे को बताती है कि खजाना उस पेंटिंग के पीछे है। तभी ये लुटेरा जब खजाना को निकालने के लिए जाता है तो उसे इस पेंटिंग के पीछे सिर्फ चिल्लर ही मिलता है, जिससे ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये उस चिल्लर को फेंक कर एरसेल को फिनिश करने वाला था। लेकिन एरसेल इस बोतल को फोड़कर इस लुटेरे को जख्मी करके यहाँ से भागने का फिर से कोशिश करती है, लेकिन कैसे भी करके ये लुटेरे एरसेल को फिर से पकड़ लेते हैं और इसे बोलते हैं कि तुम औकात में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। हालांकि इस दौरान ये समुद्री लुटेरे एरसेल को उठाकर सीधा पीछे फेंक देते हैं जहां पर वो सीक्रेट अंडरग्राउंड था। इस अंडरग्राउंड के नीचे उसका बेटा आइजैक था, जिसे एरसेल धीरे से बताती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम घबराना बिल्कुल नहीं। एरसेल अपने बेटे को समझा रही थी, लेकिन ये लुटेरे एरसेल को घसीटते हुए यहाँ पर लाते हैं और इसके सामने इस सोने के बिस्किट को रख कर इससे पूछते हैं कि हमें ये चाहिए और तुमने इसे कहाँ छुपाया है, जल्दी से बताओ, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। कुछ दिनों के बाद कैप्टन कॉर्नर इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर एरसेल रहती थी। ये है ड्रेटन और ये देखता है कि कैप्टन कॉर्नर यहाँ पर अकेले खड़ा था, इसीलिए ये जाकर सीधा कैप्टन कॉर्नर से पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या दोस्त, जिससे ये बताता है कि ये यहाँ का रखवाला है और तुम अपना नाम और यहाँ आने का टारगेट बताओ। तभी कैप्टन कॉर्नर बोलता है कि मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, इस समुद्र का मामूली बासिंदा, तूफान से बचने के लिए फना देने आया हूँ कैप्टन कॉर्नर। हालांकि थोड़ी देर के बाद एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जब पहाड़ के किनारे जाती है तो ये कुछ ऐसा देखती है कि इसका होश उड़ जाता है। एलिजाबेथ का जो बॉयफ्रेंड था उसे किसी ने फिनिश कर दिया था। ये सब देखकर एलिजाबेथ बौखला जाती है। थोड़ी देर के बाद टापू पर मौजूद सभी लोग देखते हैं कि समुद्र की ओर से बहुत सारे लोग नाव पर बैठकर टापू की तरफ चिल्लाते हुए आ रहे हैं। हालांकि टापू पर मौजूद सभी लोग शंख बजाकर एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं। ये सभी नाविक कैप्टन कॉर्नर के साथ थे और कैप्टन कॉर्नर इसे बताता है कि इसका एक हिस्सा बराबर करना था। ये सभी नाविक कैप्टन कॉर्नर के साथ थे और कैप्टन कॉर्नर इसे बताता है कि इसका एक हिस्सा बराबर करना था। इसीलिए कैप्टन कॉर्नर सीधा बोलता है कि मुझे एरसेल चाहिए। हालांकि इस दौरान ड्रेटन कैप्टन कॉर्नर से बोलता है कि तुम अपने आदमी को भूल दो रुकने के लिए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इधर टापू पर मौजूद सभी लोग इन लुटेरे से लड़ने के लिए जोरों तोड़ से तैयारी करने लगते हैं। इधर ये लुटेरे एरसेल को फिनिश करने वाले थे, लेकिन कैसे भी करके एरसेल अपना पावर दिखाती है और ये इन लुटेरे को एक एक करके अच्छे से धोने लगते हैं। कुछ टाइम के लिए एरसेल और इन लुटेरे के बीच फाइट जोरों तोड़ों का चलता है और इधर कैप्टन कॉर्नर भी टापू पर मौजूद सभी लोगों को एक एक करके फिनिश कर रहा था एरसेल को पकड़ने के लिए, लेकिन इसी समय एरसेल इन लुटेरे को एक एक करके फिनिश कर देती है। हालांकि जितने भी लुटेरे समुद्र से आ रहे होते हैं वो टापू पर पहुंचकर कैप्टन कॉर्नर से मिलते हैं। तभी कैप्टन कॉर्नर इससे बोलते हैं कि मेरा माल मिलने तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जिससे ये सभी लोग टापू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये लोग ड्रेटन को भी बंदी बनाकर उससे एयरसेल का पता पूछते हैं। लेकिन ड्रेटन एयरसेल का पता कैप्टन कॉर्नर को नहीं बता रहा था, मगर तभी कैप्टन कॉर्नर समुद्री लुटेरे की तरफ इशारा करके उसे इस गिरजाघर को तोप से उड़ाने को बोलता है, जिसमें बहुत सारे टापू वासी मौजूद थे। लेकिन टापू वासी के रक्षा के लिए ड्रेटन कैप्टन कॉर्नर को वो सारी बात बता देता है। तभी कैप्टन कॉर्नर ड्रेटन से बोलता है कि आज जो इस टापू पर कत्लेआम मचा है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ तू है, और ये सीधा इस तोप में आग लगाता है और ड्रेटन को फिनिश कर देता है।
ये सब देखकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर ये समुद्री लुटेरा आकर कैप्टन कॉनर से बताता है कि सोना तो नहीं मिला, पर हम लोग एयरसेल को बंदी बना लिए। इधर एयरसेल दो समुद्री लुटेरे को फिनिश करके अपने बेटे को यहाँ से निकलने को बोलती है। तभी घर के बाहर से किसी के आने का आहट जब एयरसेल को मिलता है तो वो तुरंत बंदूक लेकर तैनात हो जाती है, और जैसे ही ये बंदा घर में आता है तो एयरसेल इसे फिनिश करने वाली थी, लेकिन एयरसेल इसे पहचान लेती है। यह है पादरी, जो एयरसेल को आकर बता देता है कि उसे कुछ समुद्री लुटेरे ढूंढ रहे हैं, और पादरी एयरसेल को ये भी बताता है कि जितने भी लुटेरे तुम्हारे घर पर अटैक किया है उनका एक सरदार भी है जो तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद एयरसेल अपने बेटे को इस व्हील चेयर पर बैठाकर पादरी को समझाती है। देखिए, बगीचे से होते हुए जंगल के रास्ते से उस ऊंची पहाड़ी की तरफ जाना और पेड़ पर चांद का निशान दिखे तो पूर्व में 12 कदम बढ़ना है। तभी एयरसेल का बेटा एयरसेल से पूछता है कि आप हमारे साथ चलो, जिससे एयरसेल आईजैक को बोलती है कि बेटा तुम आगे चलो, मैं तुम्हारी बुआ को ढूंढ कर लाऊंगी। इधर एलिजाबेथ टापू पर हो रहे इंसिडेंट को देखकर दौड़कर खेत के रास्ते से भागती है, लेकिन जब एयरसेल एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए जाती है तो वो देखती है कि आगे से कुछ समुद्री लुटेरे आ रहे हैं, इसीलिए एयरसेल यहाँ पर चुपचाप से छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद एलिजाबेथ यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तभी पीछे से एयरसेल आती है और ये एलिजाबेथ के मुंह को चुपके से जांच कर पीछे की तरफ खींच लेती है। हालांकि इस दौरान एलिजाबेथ काफी ज्यादा घबराई हुई थी और ये रो रही थी, और ये एयरसेल को बता देती है कि इसके बॉयफ्रेंड को किसी ने फिनिश कर दिया है। एयरसेल एलिजाबेथ को बताती है कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आया है। आईजैक और पादरी जंगल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो कैप्टन के जाल में हम लोग फंस जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सारे लुटेरे एयरसेल के घर पर जब जाते हैं तो ये देखते हैं कि एयरसेल घर पर मौजूद नहीं है। कैप्टन कॉनर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर पहले इनके गुंडे यहाँ पर आकर एयरसेल को बंदी बनाए हुए थे, लेकिन अचानक एयरसेल कहाँ गायब हो गई। घर के बाहर जब कैप्टन कॉनर आता है तो इसे पता चल जाता है कि एयरसेल का एक छोटा बेटा है और वो भी चल नहीं सकता। यहाँ पादरी आईजैक को जंगल के रास्ते से ऊपर ले जा रहा था। आगे जाने के बाद इनका व्हील चेयर यहीं पर फंस जाता है, इसीलिए आईजैक नीचे उतर कर ऊपर जाने का कोशिश करता है और पीछे से पादरी भी इसका प्रोटेक्शन के लिए खड़ा था। इधर कैप्टन कॉनर और उसके टीम के सारे लोग एयरसेल और उसके बेटे आईजैक को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से होते हुए पहाड़ी इलाके की तरफ निकल जाते हैं। इधर एयरसेल भी नदी को पार करने के लिए रस्सी का जुगाड़ करके उस पर से जाने का इंतजाम कर रही थी। एयरसेल नदी को पार करने के लिए सबसे पहले आईजैक और एलिजाबेथ को इस टोकरी में बैठकर नदी को पार करने के लिए बोलती है। हालांकि एलिजाबेथ और आईजैक जिस नदी को पार कर रहे थे उसके नीचे बहुत सारे खूंखार मगरमच्छ भी थे। हालांकि इस नदी को एलिजाबेथ, आईजैक और एयरसेल एक एक करके इस टोकरी के जरिए पार कर लेते हैं, लेकिन जब इस नदी को पार करने की बारी पादरी की आई तो वहां पर वो सारे लुटेरे आ चुके थे। हालांकि इन सब को देखते हुए एयरसेल पादरी को जल्द से नदी के इस पार आने को बोलती है, लेकिन समय को देखते हुए पादरी एयरसेल को नदी के उस पार जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि सारे लुटेरे इसके बहुत करीब आ चुके थे। हालांकि पादरी के इस दरिया दिली को देखकर एयरसेल उनका थैंक यू दिल से बोलकर जल्द से जल्द वहां से निकल जाती है। जब सारे लुटेरे पादरी के पास आते हैं तो पादरी खुद को सरेंडर करके अपने दोनों हाथ को ऊपर कर देते हैं। हालांकि इस दौरान कैप्टन कॉनर पादरी से पूछता है कि एयरसेल किस तरफ गई है, जल्दी बताओ नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हालांकि इस सिचुएशन को एयरसेल पेड़ के ऊपर चढ़ के दूरबीन के जरिए ये सब देख रही थी, लेकिन तभी कैप्टन कॉनर पादरी के पैर पर गोली चलाकर जब आगे जाता है तो ये देखता है कि एयरसेल यहाँ से इसे देख रही थी। तभी कैप्टन कॉनर अपने सारे टीममेट को बोलता है कि इस पेड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करो। हालांकि सारे टीममेट इतना ज्यादा फायरिंग करते हैं कि एयरसेल इस पेड़ पर से लड़खड़ाते हुए सीधा नीचे गिर जाती है, लेकिन इस दौरान एयरसेल को कुछ नहीं होता है। मगर तभी पादरी कैप्टन कॉनर के एक टीम को बंदूक से फिनिश कर देता है। तभी कैप्टन कॉनर देख लेता है कि पादरी इसके टीममेट को फिनिश कर रहा है।
इसीलिए कैप्टन कॉनर पादरी को बंदूक से फिनिश कर देता है। इसी दौरान एयरसेल को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। इधर एलिजाबेथ और आइजैक के ऊपर सारे लुटेरे एक एक करके फायरिंग कर रहे थे, लेकिन तभी कैप्टन कॉनर फायरिंग करने से मना करता है और अपने टीममेट को आदेश देता है कि इन्हें जिंदा पकड़ के लाओ। इसीलिए कैप्टन कॉनर के जितने भी टीममेट थे वो एक एक करके नदी को क्रॉस करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक नदी में कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा कैप्टन कॉनर और उनके टीम को भी नहीं था। कैप्टन कॉनर की टीम जब नदी को क्रॉस कर रहे थे तो नदी के अंदर जितने भी मगरमच्छ थे वो एक एक करके कैप्टन कॉनर के सारे टीम को फिनिश कर रहे थे। हालांकि इस दौरान जो टीम नदी में नहीं थे वो ऊपर से मगरमच्छ के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। कैसे भी करके कैप्टन कॉनर के कुछ टीम नदी को पार कर लेते हैं और इधर एयरसेल और एलिजाबेथ भी आगे की तरफ जा रही थी। लेकिन कैप्टन कॉनर के जो टीम बच गए थे उन्हें लगा था कि अब ये लोग भी नदी को पार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ये लोग नदी को पार कर रहे थे तभी इनके पैर के ऊपर मगरमच्छ अटैक कर देते हैं। इधर कैप्टन कॉनर के कुछ टीम एयरसेल को ढूंढ लेते हैं और इन लोगों के बीच फाइट होती है। हालांकि इस दौरान एयरसेल कैप्टन कॉनर के एक बंदे को भी फिनिश कर देती है, लेकिन पीछे से और भी लुटेरे एयरसेल के ऊपर जब फायरिंग करते हैं तो एयरसेल अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग जाती है और एयरसेल इस पेड़ के पास आकर अपने गन में गोली को लोड कर रही थी। तभी ये लुटेरे एयरसेल के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन एयरसेल इन्हें एक एक करके फिनिश कर देती है। हालांकि जब एयरसेल इस बंदे को फिनिश कर रही थी तभी कैप्टन कॉनर बोलता है कि बहुत हुआ बच्चों वाला खेल, और ये जोर से चिल्लाता है ब्लडी ब्लडी मैरी, मैंने सुना है कि तेरा एक प्यारा सा परिवार है, सोच रहा हूँ क्या उन्हें तुम्हारा हकीकत पता है। हालांकि कैप्टन कॉनर के इस बात को सुनकर एयरसेल हक्का बक्का हो जाती है, मानो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी कैप्टन कॉनर बोलता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड को मैं फिनिश कर दूंगा। लेकिन एयरसेल कैप्टन कॉनर के बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है और ये जंगल की तरफ एलिजाबेथ और आइजैक को लेकर निकल जाती है। एलिजाबेथ यहाँ पर आने के बाद जब एयरसेल से सवाल करती है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो एयरसेल इन्हें बताती है कि हम लोग टापू की सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं जिसे मैं और तुम्हारे भैया बहुत सालों पहले बनाए थे। आगे आगे एयरसेल थी और पीछे एलिजाबेथ और आइजैक था जो इस गुफा से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। एयरसेल के सीक्रेट गुफा में जाने के बाद एलिजाबेथ एयरसेल से सवाल करती है वो लुटेरे कौन थे और तुम फाइट करने में इतना ज्यादा माहिर कैसे हो। तभी एयरसेल इन्हें बताती है कि इन सब की बात के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, जब तक तुम हमें इन सब सवालों का जवाब नहीं दोगी तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। तभी एयरसेल बोलती है हम उनके बंधुआ मजदूर थे, उन्होंने हमारे जहाज पर हमला किया था, मेरे मॉम डैड को मार दिया और मुझे ले गए। उस समय मैं सिर्फ 12 साल की थी। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि यानी कि तुम समुद्री लुटेरे के बीच पली बड़ी हो। तभी एयरसेल बोलती है कि मुझे अपनी अलग पहचान बनानी थी इसीलिए। हालांकि एयरसेल इस खजाने से भरी बक्से को जब बाहर निकालती है तो इसे देखकर एलिजाबेथ और आइजैक हक्का बक्का हो जाते हैं। तभी एयरसेल इन्हें बताती है कि ये खजाना तुम लोगों का विरासत है। एयरसेल के पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था, इसीलिए वो जल्द से जल्द इस गुफा में मौजूद अपने द्वारा छुपाए हुए सारे सीक्रेट ड्रेस और हथियार को निकाल कर तैयारी करने लगती है। कैप्टन कॉनर एयरसेल को जंगल में ही बता दिया था कि अगर तुम अपने हस्बैंड को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें उस खजाने को लेकर आना होगा। इसीलिए एयरसेल शाम होते ही खजाने को लेकर कैप्टन कॉनर के ठिकाने पर आ जाती है, लेकिन ये वहां पर जाने से पहले अपने जाल इस कुएं के पास फैला देती है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही कैप्टन कॉनर का एक टीम पहरा दे रहा था तभी एयरसेल इसे चुपके से फिनिश कर देती है और एयरसेल आगे बढ़ती है और धीरे धीरे कैप्टन कॉनर के और भी टीममेट को एक एक करके चुपचाप फिनिश कर देती है और आखिरकार चुपचाप एयरसेल उस रूम में घुस जाती है जिसमें इसके हस्बैंड को कैप्टन कॉनर बंदी बना कर रखा था।
हालांकि एयरसेल को ऐसा लग रहा था कि ये कैसे भी करके अपने हस्बैंड को यहाँ से चुपचाप निकाल लेगी, लेकिन बाहर खड़े कैप्टन कॉनर के टीममेट को शक होता है कि कोई चुपचाप इसके अड्डे पर घुस आया है। इधर एयरसेल अपने हस्बैंड को यहाँ से निकालने का कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी कैप्टन कॉनर के सारे टीममेट अंदर घुस जाते हैं, जिसे देखते ही एयरसेल यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर कैप्टन कॉनर आता है और ये एयरसेल के हस्बैंड को बोलता है कि तुझे बचाने की कोशिश नाकामयाब हुई। इधर एयरसेल यहाँ इस कुएं के पास खड़ी होकर इनसे इन लोगों के बीच हुई डील के बारे में बता रही थी, लेकिन तभी इनका एक टीममेट एयरसेल को फिनिश करने के लिए जाता है। तभी एयरसेल इसे अपने जाल में फंसाकर फिनिश कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन कॉनर आता है और ये एयरसेल को ये सब करने से मना करता है और एयरसेल से खजाना मांगता है। तभी एयरसेल सीधा खजाना निकालकर उनके सामने रख देती है, जिसे देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। कंप्रोमाइज के अकॉर्डिंग कैप्टन कॉनर एयरसेल के हस्बैंड को सोने के बदले छोड़ देता है और कैप्टन कॉनर इस दौरान एयरसेल को अपने बीते बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा था। तभी एयरसेल का हस्बैंड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये अपने जूते के नीचे से हथियार निकालता है और सीधा कैप्टन कॉनर के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि इस दौरान इन लोगों के बीच बहुत ही डेंजर तरीके से फाइट हो रही थी। कैप्टन कॉनर के कुछ टीम खजाने का बॉक्स लेने के लिए जब आगे जाते हैं तो एयरसेल इन्हें एक एक करके फिनिश कर देती है। हालांकि इस दौरान कैप्टन कॉनर और एयरसेल के हस्बैंड दोनों में फाइट चलती है, लेकिन इस फाइट के दौरान एयरसेल का हस्बैंड बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। इधर एयरसेल भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए इन लोगों से बेखौफ लड़ रही थी, लेकिन फाइट के दौरान कैप्टन कॉनर एयरसेल के हस्बैंड के सीने पर तलवार भोंकने ही वाला था, मगर तभी एयरसेल कैप्टन कॉनर को ऐसा करने से मना करती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, ना कि मेरे हस्बैंड से, इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें छोड़ दो और तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इसी दौरान कैप्टन कॉनर एयरसेल को तलवार फेंकने के लिए जब बोलता है तो एयरसेल तलवार फेंक देती है, लेकिन कैप्टन कॉनर इतना ज्यादा धोखेबाज था कि ये एयरसेल को तलवार फेंकते ही एयरसेल के ऊपर गोली चलवाकर उसे घायल कर देता है और इसके हस्बैंड के सीने में तलवार भोंक देता है। हालांकि इस दौरान एयरसेल भी घायल हो जाती है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कैप्टन कॉनर इन दोनों को बुरी तरह से घायल कर चुका था। एयरसेल और इसका हस्बैंड एक दूसरे को देखते ही काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन तभी एयरसेल का हस्बैंड अपना दम यहीं पर तोड़ देता है। इसी दौरान कैप्टन कॉनर एयरसेल को फिनिश करने के लिए आगे तलवार लेकर जाता है और ये एयरसेल को फिनिश करने वाला था, लेकिन तभी एयरसेल पीछे से तलवार निकालती है और कैप्टन कॉनर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कैप्टन कॉनर एयरसेल को जोर से पकड़े हुआ था और वो इसे नहीं छोड़ रहा था। इधर एयरसेल अपने द्वारा बिछाए गए जाल पर जैसे ही आग लगाती है, यहाँ पर जोर का धमाका होता है और एयरसेल सीधा इस कुएं के अंदर चली जाती है। लेकिन इधर कैप्टन कॉनर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये अपने टीममेट के ऊपर गोली चलाकर उसे फिनिश कर देता है। इधर एयरसेल फिर से इस गुफा के अंदर चली जाती है और ये अपने बेटे आइजैक और एलिजाबेथ को बता देती है कि अब आइजैक का पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि एयरसेल के इस बात को सुनकर एलिजाबेथ और आइजैक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इस समय शांति से बैठने का नहीं था, क्योंकि कैप्टन कॉनर और उसके सारे टीम कुछ ही देर के बाद इस गुफा के अंदर आने वाले थे। लेकिन एलिजाबेथ, एयरसेल और आइजैक ये तीनों कैप्टन कॉनर और उसके टीम से निपटने के लिए तैयार थे। कैप्टन कॉनर के सारे टीम जैसे ही इस गुफा के अंदर एंट्री करते हैं तो एयरसेल इन्हें एक एक करके बंदूक से फिनिश कर रही थी। इधर एलिजाबेथ जैसे ही इस गेट के पास जाती है, तभी कैप्टन कॉनर का ये टीममेट एलिजाबेथ को जोर से दबोच लेता है, लेकिन तभी आइजैक अपने पापा के दिए हुए चाकू को लेकर जाता है और इस बंदे के हाथ पर वार कर देता है और ये दोनों इस बंदे के चंगुल से बचकर निकल जाते हैं। आगे जाने के बाद एलिजाबेथ आइजैक को बोलती है कि तुम जल्दी से आगे जाकर नाव को समुद्र में उतार कर रेडी रखो। आइजैक जैसे ही आगे जाता है तभी ये बंदा फिर से एलिजाबेथ को घसीटता हुआ यहाँ पर लाता है,
लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ एयरसेल के द्वारा बिछाए गए जाल के इस रस्सी को जब खींचती है तो तीर सीधा इसके छाती पर जाकर लग जाता है, जिससे ये यहीं पर फिनिश हो जाता है। इधर कैसे भी करके आइजैक नाव को समुद्र में ले जाता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आकर ये सब देखकर आइजैक को शाबाशी देती है। ये जो टापू के ऊपर आग जल रहा है ये एक सिंबल है हेल्प लेने के लिए। इसी बीच कैप्टन कॉर्नर और एयरसेल के बीच तलवारबाजी होती है। हालांकि इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को फिनिश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन कैप्टन कॉर्नर अपनी तलवारी ताकत से एयरसेल को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिस वजह से ये नीचे जमीन पर गिर जाती है और कैप्टन कॉर्नर इसके गले के ऊपर तलवार भिड़ाकर इसे हार मानने को बोलता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है और ये कैप्टन कॉर्नर के ऊपर गोली चला देती है, जिससे एयरसेल को मौका मिल जाता है और ये तलवार उठाती है और कैप्टन कॉर्नर के ऊपर वार पर वार करने लगती है। आखिरकार कैप्टन कॉर्नर को एयरसेल तलवार से फिनिश कर देती है और ये इस दौरान इतना ज्यादा घायल थी कि ये यहीं पर गिर जाती है। लेकिन तभी एलिजाबेथ दौड़कर जाती है और एयरसेल को उठाकर यहाँ पर बैठा देती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।